Unit 1, the Indian Contract Act 1872. पीपीटी आपके सामने है. एक्सप्लेनेशन पार्ट इज़ फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. हमने ऑलरेडी सारी यूनिट्स कवर कर ली है. जस्ट मेक श्योर ये सारा वॉट एवर एफर्ट्स द फैकल्टीज़ आर डूइंग, इट इज़ फॉर अ ब्लश अप, कि आप जो भी आपके माइंड से थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हुआ होगा जो आपने क्लासेस में लेक्चर्स में पढ़ा था, सिर्फ उसको रिकॉल करने के लिए हम ये सेशंस कर रहे हैं. सो जस्ट फोकस ऑन द कंटेंट्स. आपको सारी वो चीज़ें जो लेक्चर्स में बताई गई थी वो सारा समराइज फॉर्म में है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 which consists of, already as I told you that section 2H धारा 2H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करता है. इसमें एक अग्रीमेंट होना चाहिए जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कानूनी नियमों द्वारा प्रवर्तनीय, जिससे कि वो एक अग्रीमेंट या ठहराव से एक अनुबंध में परिवर्तित हो. अग्रीमेंट एक अनुबंध का कच्चा फॉर्म बोल सकते हैं आप उसको. जब एक अनुबंध कानूनी नियमों की बाध्यताओं के अंतर्गत ना आता हो, तब वो एक ठहराव कहलाता है. ठहराव जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एक तरह का समझौता बोल सकते हैं आप. ठहराव जैसे कि आपको मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको किसी कन्वेंस की ज़रूरत है, तो आपने एक ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से कहा कि भैया आप यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंगे. उन्होंने आपको जो भी प्राइस बताई उसमें आपने जो नेगोशिएट किया कि नहीं 20 रुपीज़ नहीं, हम तो 15 रुपये देंगे, तो ये ठहराव कहलाता है. किसी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपके और उस सामने वाले बंदे के आपसी समझौते से किसी एक स्थिति पर आकर रुकना ठहराव है. लेकिन ये ठहराव वर्बल होता है अथवा किसी भी स्थिति में इसको तोड़ने की बहुत सी आशंकाएं होती है, क्योंकि इसमें कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है. आप दो पार्टीज़ हैं, अगर मिनिमम दो पार्टीज़ होती हैं, अगर दो पार्टीज़ हैं तो आप कभी भी ठहराव में मुकर सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, किसी भी तरह से ठहराव को नष्ट कर सकते हैं. इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि सेक्शन 2H में जिस कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया गया है वो ठहराव का ही परिपक्व रूप है. जब किसी ठहराव को आप कानूनी बाध्यताओं में बांध लेते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, जोड़ी जाती हैं, तो इट बिकम्स एन अग्रीमेंट, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज़ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है. पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें सारी चीज़ें कानूनी दायरों में होती है. इसे तोड़ने के लिए अगर इन केस ऐसे कुछ क्लॉजेज़ होते भी हैं कि आप उसे वहाँ रोक सके या उस स्टेज पे ख़त्म कर सके, तो वो चीज़ें पहले से ही उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना ज़रूरी है. राइट. सो सेक्शन 2H ने कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा अग्रीमेंट या ठहराव होता है जो कि कानूनी नियमों द्वारा प्रवर्तनीय होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एक अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होता है. एक फॉर्मूला किया था हमने क्लास में, अगर आपको याद हो. एक अग्रीमेंट एक प्रॉमिस भी कहला सकता है, सिर्फ एक वचन भी होता है अगर वो अपने फुलफिलमेंट तक ना पहुँचे. अगर आप उसको प्रॉमिस से अग्रीमेंट और अग्रीमेंट से लेटर कॉन्ट्रैक्ट तक लेकर जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो. इसमें एक ऑफ़र होना चाहिए. दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़, ऑफ़र मतलब कि एक प्रस्ताव होगा, और अगर उस प्रस्ताव या प्रपोज़ल, अगर उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है, देन इट बिकम्स एक्सेप्टेंस. राइट. अगर आपके प्रस्ताव को सामने वाले ने स्वीकृति दी, हामी दी, तब वो ऑफ़र परिवर्तित होगा और तब इस स्टेज से आगे बढ़कर वो अग्रीमेंट कहलाएगा. अदरवाइज़ ऑफ़र तक वो सिर्फ एक प्रॉमिस या वचन है जो कि आपने सामने वाले तक रखा है. जब तक वो स्वीकृत नहीं हो रहा है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है. इसमें किसी भी ऑफ़र में मिनिमम
2 पार्टीज़ होनी चाहिए, राइट, मिनिमम 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत बार क्लियर किया है। मैक्सिमम कुड बी एनी एन नंबर्स, राइट। मिनिमम 2 पार्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई ठहराव कर रहे हैं, कोई समझौता कर रहे हैं, कोई अनुबंध कर रहे हैं, तो हर स्थिति में 2 लोगों का होना, 2 व्यक्तियों का होना, 2 व्यक्तियों का सम्मिलित होना इन सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने एक बहुत ज़रूरी चीज़ डिस्कस की थी कि अग्रीमेंट शैल बी ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन क्योंकि सारे अग्रीमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आपने ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ वर्बली अगर ठहराई हुई है तो वो आप कभी भी तोड़ सकते हैं। तो इस तरह के जो अग्रीमेंट्स हैं ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। इसलिए हमने एक फ्रेज़ डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज़ सारे जो ठहराव होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तक तब्दील या परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि कई इसी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या अनुबंध होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई ठहराव या समझौता होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कानूनी दायरों में आपने बांधा है और अगर वो आगे नियमों में बंध के स्टैम्प पेपर के थ्रू, लीगल ऑब्लिगेशंस के थ्रू आगे चल के अनुबंध में परिवर्तित हुआ है, तो इसका बहुत क्लियर मतलब ये है कि वो पहले कहीं ना कहीं एक समझौता था। जब उस समझौते को आपने आगे की स्टेज तक बढ़ाया, उसमें ऑफ़र था, उस ऑफ़र या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, सहमति दी, 2 पार्टीज़ थी, सारी चीज़ें। एक टर्म और है जो हम आगे पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट। आपसी सहमति से सारी चीज़ें जब डिस्कस की गई, सारी चीज़ें दोनों पक्षों की या जितने भी पक्ष इन्वॉल्व हैं उनकी सहमति से आगे बढ़ी, तो वो अनुबंध में परिवर्तित हुआ, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ अग्रीमेंट का ब्रीफ है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ जेस्ट दे रही हूँ। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, आप जाके उनको रीड करके आगे नोट्स में इनको भी ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E अग्रीमेंट को डिफ़ाइन किया गया है, हर वचन, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक वर्ड ये फिर से आया, कंसिडरेशन, आप सबको याद होगा, मैंने बताया था, हर वचन या वचनों का कोई समूह जिसके बदले आपको कंसिडरेशन या प्रतिफल मिले। प्रतिफल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि